आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, बहुत सारी बातें कही, सबकी हमने चर्चा की है, लेकिन आज भी उनको क्यों कहना पड़ा कि मैं बड़े भारी मन से ये कह रहा हूं, मेरे दिल की ये पीड़ा है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे। उन्होंने इसीलिए कहा कि आज अगर 15 अगस्त नहीं होता तो आज की सबसे बड़ी खबर ये थी जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, जो बंगाल में कल हुआ है, कल रात को, आधी रात को हुआ है। सोचिए, एक लेडी डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया, इतनी जघन्यता उसके साथ की गई, बलात्कार हुआ या सामूहिक बलात्कार था अभी तो यही नहीं पता चल रहा है, फिर हत्या इस तरीके से की गई। उसके साथ ही डॉक्टर बैठ करके इंसाफ की मांग कर रहे हैं और वहां गुंडे आते हैं और उनको मार पीट कर चले जाते हैं। गुंडे आते हैं, अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ कर देते हैं, इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाकर के उपकरण तोड़ देते हैं, सारी दवाइयां बर्बाद कर देते हैं। कौन कर सकता है ऐसा काम? उन डॉक्टरों के ऊपर बेचारे जो केवल इंसाफ के लिए वहां बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चा मार्च ही तो निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे थे। इसलिए आज प्रधानमंत्री को भी इस बात को उठाना पड़ा। और ये सवाल तो है, कल जो हुआ उसमें कौन लोग शामिल थे? पुलिस कमिश्नर बड़े बेचैन हो गए कि हमारी पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। आपकी पुलिस के होते हुए अगर ये हो रहा है तो और क्या कहा जाएगा? और वो कह रहे हैं कि ये सब मीडिया के प्रोपेगेंडा और कैंपेन की वजह से हुआ है। आपका काम था इंसाफ दिलाना। वो कह रहे हैं हमने तो अपराधी को पकड़ लिया था, तो ये आपका काम था, आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने पकड़ा। केस सीबीआई को हाई कोर्ट ने दिया है, किसी और ने नहीं। क्या आप अदालत के सामने जाकर के भी ये बातें कहेंगे? लेकिन जैसा रिएक्शन ममता बनर्जी का आया कि सीबीआई को केस चला गया, 1 हफ्ते के अंदर इसको फांसी दो, नहीं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगी। ममता बनर्जी को नहीं मालूम है कानून क्या है, उनको नहीं मालूम है अदालत कैसे काम करती है, उनको नहीं मालूम है कि गुनाह कैसे साबित किया जाता है। प्रधानमंत्री की बात आप सुनिए जरा, बात करते हैं हम बात। हम प्रधानमंत्री की बात भी आपको सुनाएंगे, लेकिन कल रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल के बाद इंडिया टीवी संवाददाता ओंकार सरकार आज सुबह उस अस्पताल परिसर में पहुंचे। वहां का इमरजेंसी वार्ड उन्होंने देखा, और जब वो वहां पर पहुंचे, आप यकीन मानिए वहां पर एक भी मेडिकल उपकरण सुरक्षित नजर नहीं आ रहा था। जो कीमती दवाइयां थी वो तक वहां पर तोड़ दी गई। बुधवार रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, हम लोग अस्पताल के अंदर में हैं और यहाँ पर देखिए पूरी जो व्यवस्था है उसको तोड़फोड़ की गई है। वेंटिलेशन जो मशीन है वो मशीन को तोड़फोड़ की गई है। बेड सारे बिखरे पड़े हुए हैं, चारों तरफ सिर्फ तोड़फोड़ और तोड़फोड़ के नतीजे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो मशीनें हैं, महंगे महंगे मशीनें, जो सरकारी अस्पताल में ये महंगे मशीनें रहते हैं, ये मशीन को भी तोड़फोड़ की गई है। और कैसे करके ये मशीन यहाँ पर बिखरे पड़ा हुआ है। सिर्फ यही घर नहीं, इसके अलावा जितने भी, जहां तक भी हम लोग जा पाते हैं, यहाँ पर आने तक भी मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि देखिए इस कदर तोड़फोड़ की गई है। और हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो घर है, इस घर को भी पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई है। जितने भी बेड है, जो मरीजों के लिए जो बेड है, वो सब बेड को तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर चेयर जो है, चेयर भी बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ का जो दीवारें थी वो शीशे की थी, वो भी तोड़फोड़ कर दी गई है। और भी आगे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस कदर यहाँ पर जो तोड़फोड़ है वो तोड़फोड़ की गई है। चेयरें सारे बिखरे पड़े हुए हैं। सिर्फ चेयर, टेबल, जो बेड है वो बेड ही नहीं, बल्कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है अस्पताल में, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दी गई है। यहाँ पर पानी भरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर दरवाजे पर तोड़फोड़ की गई है। नर्सिंग चेंजिंग रूम है, इसमें भी तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हो कि किस कदर तोड़फोड़ यहाँ पर अस्पताल में की गई है। हम लोग और आगे जाने की कोशिश करेंगे, और अस्पताल का क्या हालत बना है। ये सरकारी अस्पताल है जिसमें आम लोग इलाज के लिए आते हैं, तो इसमें जितने भी महंगे मशीनें हैं सब कुछ तोड़फोड़ कर दी गई है। यहाँ पर कांच गिरे हुए हैं, और ऐसे करके इस हालत में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अभी है। ये देख, यहाँ पर जो भी रिसेप्शन था, वो रिसेप्शन को ऊपर भी तोड़फोड़ की गई है। जितने भी बेड था वो बेड भी तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर जितने भी खिड़कियां है, सब खिड़कियां तोड़फोड़ की गई है। यानी कि
अस्पताल के नाम पे ये कहीं ना कहीं एक शमशान के रूप में देखा जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बुधवार रात को तकरीबन 100 से 150 लोग अंदर घुस आए और उसके बाद पूरे अस्पताल में लगातार तोड़फोड़ की करीबन 1 से 1.5 घंटा तक। लेकिन पुलिस चुप बैठी। क्यों बैठी और कौन है वो लोग, यही सवाल अब उठ रहा है। ओंकार सरकार इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ मेडिसिन स्टोर में भी पहुंचे जहां पर दवाइयां रखी रहती है। इसमें कई सारी इमरजेंसी मेडिसिन भी थी, कई सारी महंगी दवाइयां भी थी, लेकिन वहां पर जो हुआ है उसे आप खुद अपनी आंखों से देखिए। इस वक्त पहुंच चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के मेडिसिन जो स्टोर है उस स्टोर में, और स्टोर का हालत कुछ इस तरह है। मेडिसिन रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर था उसके ऊपर पूरा तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा जितने भी मेडिसिन है वो उसको भी फेंक दिया गया है, तोड़फोड़ किया गया है, और यहाँ पर महंगी महंगी दवाई जो है वो भी यहाँ पर ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। और किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी इसका जो विजुअल है, ये विजुअल देखने से ही मालूम पड़ता है। यहाँ पर दवाइयां है, जो देखिए ये दवाइयां सब बाहर बिखरे पड़े हुए हैं। ये महंगे महंगी दवाई जो आम जनता के काम में आता है वही दवाई, सब दवा यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। तोड़फोड़ की गई है मेडिसिन स्टोर में, और इस स्टोर कहीं ना कहीं ये देखने से तो पता ही चल रहा है कि किस तरीके से इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऊपर तोड़फोड़ की गई। अभी सवाल एक ही उठता है कि ये लोग कौन हैं और किस मकसद से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंचे थे और इस तरह से तोड़फोड़ की। शांतनु जी, ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ अभी, जो जिसके बारे में अनंत जी बात कर रहे थे, वो कह रही हैं कि मुझे 25 तारीख तक इस व्यक्ति को मृत्युदंड चाहिए, सीबीआई ये करके दिखाए। और वो कह रही है ये सब बीजेपी और सीपीएम की साजिश है, कोऑर्डिनेटेड साजिश है दोनों की। देखिए सौरभ भाई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें अपनी गवर्नेंस के रिकॉर्ड बनाती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने पिछले कई सालों में अराजकता का अपना रिकॉर्ड बनाया। चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे हिंदू फेस्टिवल हो, हाई कोर्ट को आना पड़ता है कि भाई आप पंचायत चुनाव ठीक से करवाएं। इसमें भी जो जांच हुई वो सीबीआई को बुलाया, किसने बुलाया? हाई कोर्ट ने बुलाया। और पहले क्या हुआ, नहीं ये तो खुदकुशी है, किस तरह से, मतलब क्लासिक केस है, सबूतों को कैसे मिटाया जाए, पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दिया जाए, वो कमरा ही दूसरा बना दिया जाए। क्लासिक केस है अपने लोगों को बचाने का। संदेश खाली से लेकर ये जो डॉक्टर के साथ हुआ है, और फिर यहाँ पे बस एक बरवाडो में स्टेटमेंट पढ़ देना कि 24 घंटे मुझे चाहिए, 48 घंटे। उन्हें नहीं पता क्या कैसे जांच होती है, कैसे चार्जशीट फाइल होती है, उसमें कोर्ट क्या कहेगा। लेकिन दिखाने के लिए देखो मैं सबके साथ हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है दोहरा चरित्र की मैं लोगों को बेवकूफ़ बना के ले जाऊंगी, अब नहीं चलेगा। लेकिन 24/7 मीडिया में नहीं चल पाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसके बाद कैसे वोट मिलता जाता है उनको, कैसे वोट मिलता जाता है उनको हर बार इस तरह की सरकार। मीनाक्षी, इसी स्टेटमेंट में वो कह रही हैं कि दिल्ली में क्या हुआ, यूपी के हाथरस में क्या हुआ, वो भूल गए क्या आप लोग? आगे वो लिख रही हैं कि सीपीएम के जब राज था यहाँ पर, तब तो पता नहीं कितने विभत्स कांड हुए वहां, तब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता था। ये चीफ मिनिस्टर लिख रही हैं, मतलब उसको नॉर्मलाइज भी कर रही हैं। ये जस्टिफिकेशन और नॉर्मलाइजेशन जो है, यही सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है कि महिला होते हुए वो इसको इतना बड़ा कवर दे रही है, इस इतनी बड़ी दुर्घटना को इतना बड़ा कवर दे रही है चीफ मिनिस्टर होने के नाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि वो कहीं ये तो नहीं कह रही है कि जब वो कह रही है कि संडे को वो फांसी लग जानी चाहिए आरोपी को, कहीं कोई किसी और को तो नहीं बचा रही है। एक फांसी देके वो सब लोगों को शांत करे, और जो असली गुनहगार है उनको फ्री पास। यही मैं देवेंद्र आपसे जानना चाहती थी, जो अभी आरती जी कह रही थी कि वहां से सीसीटीवी उठा के ले जाना, तोड़फोड़ करना, जहां पर क्राइम हुई उसको रेनोवेट करने के लिए भेज देना, और साइड बाय साइड ये कहना कि तुरंत फांसी हो। इसका मतलब क्या कोई बड़ा रैकेट वहां पर चल रहा था? क्या इन्वॉल्वमेंट एक से ज्यादा लोगों की थी, और इसमें बड़े चेहरे भी शामिल है जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है? 6-7 सवाल ऐसे हैं मीनाक्षी, उन सवालों का जवाब अगर ढूंढा जाए तो समझ में आ जाएगा कि आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है। पहली चीज़ कि जब ये घटना हुई, पहला जो पुलिस में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, क्या था? अननेचुरल डेथ। जबकि आप सिचुएशन को देखें तो किसी को भी समझ में आना चाहिए था कि ये रेप है और मर्डर है। दूसरी चीज़
कि गैंगरेप को लेके क्या पुलिस ने उस थ्योरी पे कोई जांच की, कोई पड़ताल की, उसके बारे में भी कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ की सीसीटीवी फुटेज का कुछ नहीं होना। चौथी चीज़ की फैमिली को पुलिस के एकदम प्रोटेक्टेड वो में रखना, मीडिया से कम्युनिकेट नहीं करने देना। उसके बाद क्रिमेशन जल्द से जल्द करा देना। उस क्रिमेशन का आपको कोई सबूत भी नहीं दिखेगा, कोई ऐसी वीडियो चीज़ नहीं। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, ये ठीक है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच दी, लेकिन किस टिप्पणी के साथ की? हाईकोर्ट ने ये कहा कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच हो, क्रेडिबिलिटी हो, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए सीबीआई को ये देना ज़रूरी है ताकि जनता के भीतर ये कॉन्फिडेंस रहे। मतलब हाईकोर्ट ये मान रहा है कि अभी तक कोई प्रोग्रेस आपने नहीं किया गया है, ये हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन में है। जिस प्रिंसिपल को वहाँ से हटाया जा रहा है उसको आप प्राइम पोस्टिंग दे रहे हैं, जिसको लेके आया जा रहा है उसका ऑलरेडी बहुत ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उस आरोप के बाद उनको स्वास्थ्य मंत्रालय में ओएसडी बना के भेज दिया गया था। मतलब आपके टीएमसी का जो इकोसिस्टम है उसके ये लोग अनिवार्य अंग रहे हैं। ये जो देवेंद्र आप बात कर रहे हैं अवधेश जी, ये इकोसिस्टम तो इतना ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि अगर मीडिया में ये खबर नहीं आई होती, अगर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन नहीं किया होता और देशव्यापी ये प्रदर्शन नहीं होता तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। देखिए, अगर इसकी तुलना अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक में, जिस प्रकार से अभी हमास ने यहूदी बच्चियों और महिलाओं के साथ जो वहाँ किया था, कि मुझे तो लगता है कि 151 ग्राम सीम, फिर उसकी हालत देखे क्या मर्डर के बाद ऐसा हुआ है। मतलब दूसरी तो तुलना मुझे लगातार हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे थे कि वहाँ जैसे हत्या करके बच्चियों के साथ और एक साथ इतने लोग हैं, उस प्रकार की घटना है। घटना हुई क्यों है? जैसे आप कह रहे थे, ये कोई सामान्य सी घटना नहीं है। आप निर्भया कांड से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हो, तो बस की सवारी थी। ये तो प्लान बना के किस प्रकार से कुछ न कुछ ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि हमास के पीछे तो उसका एक विचार है, जिहाद विचार है। यहां कौन सा विचार ऐसा चल रहा था जिसके तहत इतना जघन्य अपराध हुआ कि मतलब अभी तक हम लोग देख रहे थे, हमने बहुत क्राइम की रिपोर्टिंग की कि 151 ग्राम सीमेन का केस मेरे सामने नहीं आया था। ये अभी तक के मतलब इसलिए फिर और संदेह पैदा होता है कि उसके बाद वो बैरक में भी चला गया। एक थोड़ा सा इस मतलब, क्योंकि मतलब जो ऑन रिकॉर्ड जो आया है, ये जो 150 ग्राम सीमेन वाली बात है, ये विक्टिम के पेरेंट्स ने अदालत को बताई है। अभी इतनी बात सामने आई है। अभी जो हम लोग न्यूज देख रहे हैं उसमें ये आ रहा है। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो हमने नहीं देखा, पेरेंट्स दावा कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। अच्छा, लेकिन ये जो खबर है, अभी मैं देश के एक बड़े अखबार में से टोटल खबर छान के निकालो तो अखबार भी लिख रहा है। जो भी हो, देखिए ये घटना मतलब इसकी आइडियोलॉजी जो है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस विचारधारा, किस आइडियोलॉजी के तहत इतना जघन्य कांड हुआ और सरकार कैसे करेंगे अवधेश जी। इसको रक्षित कर। और हैरानी इस बात की होती है, बंगाल पुलिस के ऊपर ममता बनर्जी इतना भरोसा जता रही हैं, वो आदमी बंगाल पुलिस की टी शर्ट पहन रहा है, उसकी बाइक पर बंगाल पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस के बैरक में जाकर सो भी जाता है, वहीं पर अपने इन खून सने कपड़ों को साफ करने की सबूत